बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक से आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 5 जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे वो लाजमी देख लीजिए और कॉपी पेन से ले लीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी की बुक का पीडीएफ या तो आप खोल लें या आपके पास बुक जो है वो खुली होनी चाहिए। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो ये थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी चाहिए, क्योंकि हम बुक से जो है वो स्टडी कर रहे हैं। पेज नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 1 ही आपके लिए तकलीफ़ दे है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कोई बिल्डिंग बनाते हैं जब, तो सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ होती है? फाउंडेशन पे, बुनियाद पे। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आप जब नया चूज़ करते हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, पाकिस्तानी स्टडी है, तो आपको तकलीफ़ सबसे ज़्यादा जो होगी वो शुरू में होगी। अब या तो आप इस तकलीफ़ से भाग जाएंगे या फिर आप बड़े ज़िद्दी होंगे, डिटरमाइंड होंगे कि नहीं यार मैं ये करूँगा। सर कह रहे हैं कि 2-2 दफ़ा वीडियोस देखो, 3-3 दफ़ा वीडियोस देखो, लेक्चर नोट करो, पीडीएफ खोलो, हाईलाइट करो, लिखो, मैं ये सब करूँगा। तो वो जो बच्चे ये माइंडसेट रखेंगे वो तो इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे में रहेंगे। जो नहीं करेंगे जल्दी में होंगे, बहुत सारे मामलात ज़िंदगी के सर वो भी देखने, इतनी आपकी अभी इतनी तकरीरें कौन सुनेगा, इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास। भाई सर के पास इतना टाइम है, सर के बीवी बच्चे नहीं हैं, सर की ज़िंदगी नहीं है, सर भी तो यहाँ पर वक्त दे रहे हैं ना अपना, थोड़ा सा वक्त आप भी निकालिए। ठीक है भाई, और ये चैप्टर नंबर 1 ही तकलीफ़ दे। बहरहाल कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। 2 चीज़ें दोबारा बता दूँ, वो पहले आप अपने जहन में रख लें। पहली चीज़ क्या, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? टू थिंक, हम सोचते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं? टू एक्ट, फिर हम काम करते हैं। ये मैं बार बार लिख के आपको अच्छी तरह याद करवा रहा हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन है सारे इस कॉन्सेप्ट का जो है ना। तो ये पहली चीज़ है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप काम करना शुरू कर दें और उसके बाद आप सोचें। ऐसा नहीं है, मैंने सोचा वीडियो शूट करनी है, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, यानी कि वीडियो की शूटिंग। हमेशा ऐसे ही होता है। तो हमेशा आप पहले सोचते हैं फिर आप काम करते हैं। आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, इनके नाम आप देखें, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसमें मुसलमानों की सोच बन रही है, मुसलमान सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि पाकिस्तान बनाना है। चैप्टर नंबर 2 में क्या हो रहा है? टू एक्ट, पाकिस्तान बन रहा है। तो वो क्या सोचें थी, ऐसी सोच क्यों आई थी मुसलमानों के जहन में कि हमें अपना अलग वतन बनाना है? उसकी क्या वजूहात थी? थोड़ा बहुत तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, आगे इसकी डिटेल आती रहेगी। आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को फिर हमने समझा था कि आइडियोलॉजी जो है वो एक सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। आइडियोलॉजी के बारे में आप क्या पढ़ते हैं? आप आइडियोलॉजी के बारे में ये पढ़ते हैं कि इंसान सोचता कैसे। क्योंकि जब आपको इंसान की सोच का पता लग जाए तो आपको उसके अमल का भी पता लग जाएगा। आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे तो पॉजिटिव काम करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग वाले होंगे तो नेगेटिव काम करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी सोच को मस्बत बनाती हैं और मनफी बनाती हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती हैं और नेगेटिव बनाती हैं? वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहरहाल फर्स्ट पैराग्राफ हम कर रहे थे आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये पहली हेडिंग है मीनिंग, सोर्स, सिग्निफिकेंस। आइडियोलॉजी, सिग्निफिकेंस का मतलब अहमियत, सोर्स का मतलब ज़रिया, मीनिंग का मतलब मायने। सोर्स मतलब ज़रिया। मिसाल के तौर पर आपके फादर जो है वो पैसे कमाते हैं, तो कोई आपसे पूछता है आपके फादर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब आपके फादर का
सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है इनकम का, कमाई का, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके फादर की, कमाई का ज़रिया क्या है। तो आप बताएंगे मेरे फादर की शॉप है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम है हमारे फादर की। समझ में आ रही है बात? मिसालें दे दे के आपको क्लियर करूँगा। इसमें मीनिंग, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस, ये इसमें हम जो पहला काम देख रहे थे वो भी मीनिंग देख रहे थे हम, मीनिंग, मायने, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। और इसके अंदर हमने इस चीज़ को देखा था कि आइडियोलॉजी जो है वो फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फ्रांसीसी ज़बान का वर्ड है, अंग्रेज़ी ज़बान का नहीं है, उर्दू ज़बान का नहीं है, ये फ्रांसीसी ज़बान का वर्ड है। दो कंपोनेंट से ये मिलके बना है। कौन से वर्ड हैं? आइडिया और लॉजी। फिर आगे हमने ये देखा था कि कॉन्सेप्ट्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। ये मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी है कॉन्सेप्ट्स की, स्पेशली अबाउट लाइफ और कल्चर, आपकी ज़िंदगी और आपकी सकाफ़त के हवाले से तसव्वुरात क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आप अपनी लाइफ कैसी गुजारना चाहते हैं, आप अपनी सकाफ़त कैसी रखना चाहते हैं, ये सोच आपकी जो बनी है वो कैसी बनी है, इसको स्टडी करना आइडियोलॉजी के अंदर। फिर आगे ये बताया गया था कि ये आइडियोलॉजी मतलब आपकी जो सोच है ये या तो कुछ इन्फ्लुएंशियल, ग्रेट इन्फ्लुएंशियल माइंड्स की वजह से, इन्फ्लुएंशियल माइंड से मतलब यहाँ पर वो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, ठीक है, जिनके अमल से आप मुतासिर हुए। इसमें हमने गौतम बुद्ध की मिसाल दी थी, ठीक है, एक इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर थे, पर्सनैलिटी थे, अच्छे आदमी थे, तो उनसे आप मुतासिर होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है इन्फ्लुएंशियल माइंड्स, ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल माइंड्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फ्लुएंशियल माइंड्स। और आगे फिर वो बताया था, और इट कुड बी इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइन गाइडेंस, या फिर आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी सोच है, इसके पीछे किसी इंसान का किरदार नहीं है, बल्कि किसका किरदार है? डिवाइन गाइडेंस। आपको इल्हामी हिदायत मिल रही है, खुदा की तरफ से हिदायत मिल रही है, खुदा आपको बता रहा है कि भाई ये करना है, आपने ये करना है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फ्लुएंशियल माइंड्स भी थे, इन्फ्लुएंशियल माइंड भी हैं, और जो है क्यों है इन्फ्लुएंशियल माइंड, क्यों मुतासर कुन शख्सियत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसकी वजह कि आपके पीछे जो है वो क्या मौजूद है? गाइडेंस, हिदायत मौजूद है। किसकी हिदायत मौजूद है? किसी इंसान की नहीं, डिवाइन गाइडेंस, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत मौजूद है। बहरहाल अब चलते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ की तरफ। उसमें कहता है आइडियोलॉजी इज़ जनरली, मैंने कहा था कि कुछ वर्ड जो हैं वो मैं उनका मतलब वैसे ही बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, सब लिखना मुमकिन नहीं है। आइडियोलॉजी इज़ जनरली, जनरली का मतलब है आम तौर पर, यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है। आगे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ये तीन वर्ड अलग अलग हैं, इनको ज़रा देख लीजिएगा। ये लिखा है इन आ वाइडर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, ये तीन वर्ड हैं, इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव। इसका मतलब होता है वसी, वाइडर वर्ड निकला है वाइड से। क्रिकेट देखते हैं, शौक सबको होगा, उसमें वाइड बॉल हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। वाइड बॉल क्या होती है पता है ना? वाइड का मतलब है वसी, जिसमें बहुत वुस्सत हो, जो बहुत बड़ा हो, जिसमें गहराई बहुत ज़्यादा हो। तो इन अ वाइडर सेंस, अगर वसी, और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नुक्ता नज़र, नुक्ता नज़र। हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है, हर इंसान का अपना नुक्ता नज़र है ज़िंदगी को देखने का। कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव, लाइफ पर्सपेक्टिव ये होता है बस खाए जाओ, कमाए जाओ, और भले इससे किसी को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी गुजारनी है भाई मज़े से। ये उनका पर्सपेक्टिव है, नुक्ता नज़र है, ठीक है, ज़िंदगी गुजारने का, ठीक है। हम यहाँ आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि आइडियोलॉजी की हमने डेफिनेशन देख ली, थोड़ा बहुत जान लिया। अब क्या, इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, अब एक ज़रा बड़े नुक्ता नज़र से इसको देखें हम, तो आइडियोलॉजी इज़ जनरली यूज्ड इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव। आइडियोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है जनरली, आम तौर पर, इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, एक बहुत बड़े नुक्ता नज़र से।
बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। वजह क्या है? क्योंकि इंसानों का यूनिक वे ऑफ थिंकिंग, यूनिक का मतलब है अलग थलग, यूनिक डिफरेंट, अलग थलग, दूसरों से हटके, अलग थलग है, यूनिक है, दूसरों से अलग थिंकिंग है। देखें ना आप दुनिया में कितने किस्मों के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, जगह जगह जो है हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी है लोगों की। अब वहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटी है लोगों की तो उनकी मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ सोच है तो मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ काम है तो मुख्तलिफ नतीजे हैं। उसके नतीजे सोसाइटी पे क्या निकलते हैं? या तो मस्बत निकलते हैं या मनफी निकलते हैं। तो कह रहा है आइडियोलॉजी इज़ जनरली यूज्ड इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव। आइडियोलॉजी को आप एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इंसानों को डील कर रहे हैं। इंसान जो है उनके सबके दिमाग अलग अलग हैं, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव यूनिक वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि इंसानों का सोचने का जो तरीका है वो यूनिक है, अलग थलग है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। फिर आगे कह रहा है इट कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन लाइफ। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कवर करना किसी चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूट बनना, इसको हम कहते हैं मेकिंग। आसान इसकी उर्दू इंग्लिश निकालूं तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पर है मेक, बनना, ये बनाती है, या ये एक और इसका मतलब लेते हैं कवर, ये कवर करता है। आइडियोलॉजी जो है वो कवर करता है किस चीज़ को? इट कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन लाइफ। आइडियोलॉजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, आइडियोलॉजी जो है वो बनाता है, ठीक है। एक और मतलब लेते हैं इसका, बनाता है, क्या बनाता है? सिस्टम ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानों का तर्ज ज़िंदगी, ठीक है, कि इंसानों का लाइफ स्टाइल कैसा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आइडियोलॉजी जिस किस्म की होगी, आपकी सोच जैसी होगी, आपका लाइफ स्टाइल वैसा ही होगा। फिर आगे कह रहा है whose integral parts are assertions, theories and objectives of human life। जिनके, whose का मतलब जिनके, इंटीग्रल वर्ड का मतलब लिखता हूं, जरा इसको मिटा दूं, whose इंटीग्रल, ठीक है, whose इंटीग्रल पार्ट्स आर assertions। assertions, ये assertions लिखा हुआ है, theories लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स, तीनों का मतलब एक साथ ही बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान के। असर्शंस का मतलब होता है दावे, थ्योरीज का मतलब होता है नज़रियात, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकासिद। मकासिद वर्ड मकसद से निकला है। इंटीग्रल का मतलब होता है लाजमी, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर इट कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन लाइफ। आइडियोलॉजी जो है वो बनाता है सिस्टम ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानों का निज़ाम ज़िंदगी। होज इंटीग्रल पार्ट्स, जिसके इंटीग्रल पार्ट्स, लाजमी हिस्से कौन कौन से हैं? आर असर्शंस, दावे, थ्योरीज, नज़रियात, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान किस किस्म के दावे रखता है, इंसान किस किस्म का नज़रिया रखता है, और इंसान के मकासद क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को जो है वो कौन कवर करता है? ये आपकी आइडियोलॉजी कवर करती है, ठीक है। इन अ सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या है? मुआशरा, नोट कर लीजिए। द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है फ़र्द। इंडिविजुअल्स मतलब फ़र्द, एक शख्स। इंडिविजुअल, जब किसी जगह के एक शख्स के बारे में बात करते हैं ना तो हम कहते हैं इंडिविजुअल। हाउ मैनी इंडिविजुअल्स आर देयर इन द हॉल? कितने इंडिविजुअल्स या अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। इसकी जमा अगर हम करेंगे तो ये निकलेगा अफराद। हाउ मैनी इंडिविजुअल्स, और इसको हम फ़र्द वाहिद भी कहते हैं, अकेला शख्स, फ़र्द वाहिद। जब अकेला अकेला बात हम कर रहे होते हैं किसी शख्सियत की।
इन अ सोसाइटी, मुआशरे में, द इंडिविजुअल्स, जो अफराद हैं, शुड हैव कॉमन बिलीफ, उस एक सोसाइटी के अंदर जो अफराद हैं, शुड हैव, उनके पास होना चाहिए क्या, कॉमन बिलीफ। कॉमन मतलब जो आम हो उन सब में, कॉमन मतलब जो आम हो, सब में हो, एक जैसा हो। यहाँ पर कॉमन का मतलब है सेम। सेम क्या चीज़ सेम होनी चाहिए एक ही सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों की, बता रहा उनके बिलीव्स। नंबर 2 पे बता रहा है उनके कस्टम्स। सबके मतलब बताता हूँ अभी। कस्टम्स, फिर आगे बता रहा है ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स। ट्रेडिशंस और रिचुअल्स, ऊपर से मुझे मिटाना पड़ेगा ताकि स्पेस बने थोड़ा सा। इस जरा बिलीव वर्ड को देखें, बिलीव्स। बिलीव्स का मतलब है अकाइद। अकाइद, यहां से एक और वर्ड भी निकलता है ईमान, इसी से वर्ड बिलीव से निकलता है बिलीवर। कलाम पाक के अंदर लिखा है ना, ए ईमान वालों, ईमान वाले, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। ईमान वाले किनको कहा गया है, बिलीवर, ईमान वाले, बिलीवर, ईमान वाले। तो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जो मौजूद लोग हैं, उनके अकायद, उनके अकीदे, उनका ईमान, उनका यकीन किसी चीज़ के ऊपर। वैसे बिलीव का मतलब यकीन होता है, लेकिन ये आगे चल के इस तरह से पूरा इसके कई मतलब निकलते हैं, ठीक है। तो एक मुआशरे में, सोसाइटी मतलब मुआशरा, इसका भी मतलब लिख देता हूँ। सोसाइटी किसको कहते हैं, इंसानों की वो जगह जहाँ पर वो मिलजुल के रहते हैं, उस जगह को सोसाइटी कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में इसको कहते हैं मुआशरा। मुआशरा, ठीक है भाई। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स ही तो हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको मतलब ही नहीं पता इनका क्या है। और मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, सिर्फ इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, खुद से पढ़ना पड़ेगा इसको। फिर आगे लिखा है ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस का मतलब है रिवायात। कस्टम्स देख लें पहले। कस्टम्स मतलब रिवाज, ट्रेडिशंस मतलब रिवायात, रिचुअल्स मतलब रस्में। सोसाइटी के अंदर रहने वाले सारे लोगों के बिलीव्स, उनके अकीदे एक जैसे होने चाहिए, उनके रिवाज एक जैसे होने चाहिए, ट्रेडिशंस उनकी रिवायात एक जैसी होनी चाहिए, और रिचुअल्स उनकी रस्में एक जैसी होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको। अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन घूम फिर के ही देख लें आप। हमारे सिंध के अंदर, मैं अपने सिंध की मिसाल दूंगा, जाहिर सी बात है, मेरा सूबा है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर रहने वाले लोगों का बिलीव्स, अकायद, अकीदे क्या हैं, मोस्टली मुस्लिम हैं, कुछ हमारे हिंदू कम्युनिटी के भी हैं, कुछ ईसाई कम्युनिटी के भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या है, मुस्लिम हैं। और इनका बिलीफ क्या है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मुसलमान हैं। और अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं तब भी आपको पता है कि मुसलमानों के बिलीव, इनके अकायद क्या है। अल्लाह एक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये सब उसमें आ जाते हैं। कस्टम्स मतलब रिवाज। ये कस्टम्स और रिचुअल्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि कल्चर से मुताल्लिक़ हैं, ठीक है। इसमें मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है कस्टम्स का और रिचुअल्स का, ये हर इलाके के अलग अलग होते हैं। जैसे हमारी सिंध की मेहमान नवाज़ी बहुत मशहूर है, ठीक है। सिंध की मेहमान नवाज़ी बहुत मशहूर है। अभी भी देखें आप, पिछले दिनों में शायद कोई हादसा हुआ था, वो ट्रेन वगैरह का, ट्रेन रुक गई थी, तो वहाँ पर गाँव के लोगों ने बड़ी खिदमत की। वहाँ पर गुज़रते हुए लोगों, वहाँ ट्रेन रुक गई थी, पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, गाँव वालों ने काफ़ी उनकी आओ भगत की, उनकी खिदमत की, पानी वानी ये वो दूसरी चीज़ें उनको लाके प्रोवाइड की। ये अभी रिसेंटली पिछले साल की बात है, ज़्यादा टाइम पुराना नहीं है। तो कस्टम्स, रिवाज जो हैं क्या हैं, ट्रेडिशंस, रिवायात और रस्में, इनका ताल्लुक़ आपके मज़हब से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक़
किसी भी इलाके के ख़ास आदतों से है। इसमें पहनना ओढ़ना आ जाता है, शादी ब्याह आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल आगे चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। इसमें मेरे ख्याल में मैंने सारी वर्ड्स की मीनिंग लिख दी है। थर्ड पैराग्राफ अब देखिए ज़रा, पढ़िए क्या लिखा है। इस्लामिक सोसाइटी इज़ यूनिक। इस्लामिक सोसाइटी दूसरों से हट कर है ज़रा, ठीक है। यूनिक का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, दूसरों से हट कर है। इस्लामिक सोसाइटी इज़ यूनिक एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। एज़ कंपेयर, जब आप मवाजना करते हैं, कंपेयर का मतलब होता है मवाजना करना। कंपेयर मीन्स मवाजना करना। आप दूसरी सोसाइटीज़ को कंपेयर करें। हिंदू सोसाइटी है, इंग्लिश सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी है, जर्मन सोसाइटी है, रशियन सोसाइटी है, चाइनीज़ सोसाइटी है, जापानीज़ सोसाइटी है। वहाँ के लोगों को देखें आप, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। जब इस्लामिक सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस्लामिक सोसाइटी इज़ यूनिक। इस्लामिक सोसाइटी जो है वो अलग थलग है दूसरों से। एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़, दूसरे मुआशरों के मुकाबले में इस्लामी मुआशरा जो है वो यूनिक है। इन एज मच एज इट ड्राइव्स इट्स सोर्स प्रिंसिपल एंड थ्योरीज फ्रॉम द होली कुरान एंड द सुन्ना। आगे वजह बताई जा रही है कि इसकी वजह क्या है। बोल रहा है इन एज मच एज इट ड्राइव्स। इस यहाँ पर है इन एज मच एज का मतलब है क्योंकि ज़्यादातर, मोस्टली इस्लामिक सोसाइटी में जो ये चीज़ें पाई जाती हैं ये डिराइव्स, ये निकली कहाँ से हैं। डिराइव का मतलब होता है निकलना। डिराइव मतलब निकलना। किस चीज़ का? बड़ी चीज़ में से किसी छोटी चीज़ का निकलना। यहीं से आप में देखते हैं ना, फिजिक्स में आपने देखा होगा जो डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन में क्या कर रहे होते हैं आप? इक्वेशन डिराइव कर रहे होते हैं, इक्वेशन बना रहे होते हैं, इक्वेशन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है इन एज मच एज इट डिराइव्स इट्स सोर्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज फ्रॉम द होली कुरान एंड सुन्ना। इस्लामिक सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने उसूल, वो कहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें निकालते हैं? क्योंकि वो सब चीज़ें निकलती हैं होली कुरान और सुन्ना से। जैसा होली कुरान और सुन्ना, यानी कि सुन्नत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया, जो आपका अमल था वो सुन्नत कहलाता है, और जो आपने कहा वो हदीस कहलाता है। ज़रा इनका फ़र्क समझ जाइएगा। आपने जो बोला वो हदीस कहलाता है, आपने जो अमल करके दिखाया वो सुन्नत कहलाता है। तो हम सुन्ना की अगर हम बात करें तो, क्योंकि आप जब अमल करते हैं तो उससे पहले क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, आपकी सोच होती है ना। तो सुन्नत में हदीस खुद ब खुद कवर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप ये पहले बोलते हैं कि भाई ऐसा करना है, फिर आप करके भी दिखाते हैं, इसलिए हदीस की यहाँ बात नहीं की, होली कुरान एंड सुन्ना की बात की गई है, ठीक है। तो वजह पता लग गई आपको कि इस्लामिक सोसाइटी के रहने वाले, इस्लामिक सोसाइटी या इस्लामी मुआशरे में जो लोग आबाद हैं, जो मुसलमान हैं, वो दूसरों से, दूसरी सोसाइटी से, मुआशरों से डिफरेंट क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है होली कुरान एंड सुन्ना, कि हमारे अमल जो है वो होली कुरान यानी कि अल्लाह ताला ने जो कलाम पाक में अहकामात दिए हैं उसके मुताबिक होने चाहिए और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। इसी वजह से हमारा अमल जो है, हमारा मामला, हम दिखने में दूसरों से अलग नज़र आते हैं। इस्लाम इज़ अ यूनिवर्सल दीन। इस्लाम जो है वो यूनिवर्सल, कायनाती दीन है, यूनिवर्सल है। कैसे? i.e. दैट इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कोड ऑफ लाइफ का मतलब है ज़ाब्ता हयात। कोड ऑफ लाइफ, इसको हम कहते हैं ज़ाब्ता हयात। ज़ाब्ता हयात, इसका क्या मतलब हुआ? अगर यूनिवर्सल दीन कहा है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। आप किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जो है अल्लाह ताला के अहकामात को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें। जो कहा गया है, जो अहकामात दिए गए हैं उन पे अमल करें।
हयात का मतलब है ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। हयात मतलब लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, ज़ाब्ता है हयात। ये ऐसा ज़ाब्ता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, आपके मसलों से आप निकल जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आजकल लोग जो स्ट्रेस और टेंशन में होते हैं ना, उसकी वजह क्या है? दीन से दूरी है। आप दूसरे ममालिक के अंदर देखें, लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि दीन को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन जो अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात दिए कि भाई ऐसे ज़िंदगी गुजारो, उस पर अमल करते हैं तो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारनी है, तो अल्लाह ताला ने जो कहा है, जो अहकामात हैं उन पर अमल कीजिए, बस आपकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर जाएगी। इस्लाम सिर्फ ये थोड़ी है कि आप मस्जिद में बैठ के 5 वक्त नमाज़ पढ़ते रहें बस और अल्लाह अल्लाह करते रहें। नहीं भाई, इस्लाम का मतलब ये नहीं है, इस्लाम का मतलब ये नहीं है। इस्लाम का हर अमल जो है आपकी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाता है, आपकी ज़िंदगी के भी सारे मसले हल करता है। शादी के मामलात कैसे करने हैं आपको इस्लाम बताएगा, दूसरा कोई मज़हब बताएगा आपको शादी के मामलात कैसे करने, अज़दवाजी मामलात आपने कैसे अच्छे गुजारने हैं, शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कारोबार कैसे किया जा सकता है अच्छा, लोगों से मिलना मिलाना हो, डीलिंग करनी हो, एग्रीमेंट करने हो तो किन किन चीज़ों को सामने रख के करना चाहिए, सफ़र करें तो कैसे करें। दूसरे क्या मज़ाहिब में ये सब कुछ मौजूद है? नहीं, दूसरे मज़ाहिब में इबादत मौजूद है बस। ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छी गुजारनी है, दूसरे मज़ाहिब आपको ये नहीं बताते, इस्लाम आपको ये भी बताता है। हर मसले का हल मौजूद है इस्लामी तालीमात के अंदर। आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं इबादत से हटकर। आगे चलते हैं, फिर उसमें और क्या बात की गई है। इट्स टीचिंग्स पुट एन एंड टू द डिस्टिंक्शन ऑफ कलर एंड रेस। इस्लामी तालीमात ने जो है वो एक हद लगा दी है, एंड कर दिया उसको। इट्स टीचिंग्स पुट एन एंड टू द डिस्टिंक्शन ऑफ कलर एंड रेस। आपका रंग कैसा है, रेस आपकी नस्ल कैसी है, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है इस्लाम ने। ठीक है भाई। एंड बाइंड्स द इंडिविजुअल्स, और बांध दिया है, बाइंड का मतलब बांध दिया है, बाइंड्स द इंडिविजुअल्स इनटू इटरनल ब्रदरहुड। इटरनल का मतलब है अबदी, ना टूटने वाला, इटरनल, अबदी, जो परमानेंट हो, जो मुस्तकिल हो। हमारी ये जो लाइफ है अभी ये इटरनल है? नहीं, इटरनल तो नहीं है ना, टेम्पररी है। ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो इटरनल है, अबदी है, उसका एंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है क्या, इट्स टीचिंग्स पुट एन एंड टू, इट्स टीचिंग पुट एन एंड टू द डिस्टिंक्शन ऑफ कलर एंड रेस। डिस्टिंक्शन का मतलब है तफरीक, फ़र्क, डिस्टिंक्शन, तफरीक, और तफरीक वर्ड किससे निकला? फ़र्क से निकला है। पुट एन एंड का मतलब है ख़त्म कर दिया, किस चीज़ को? डिस्टिंक्शन, किस चीज़ को? तफरीक को। किसके अंदर तफरीक, किसके अंदर फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं है। कलर के, आपका कलर कैसा, आप काले हैं, गोरे हैं, एंड रेस, और आपकी नस्ल कौन सी है, आप किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अरबी है, अजमी है, नो, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। आगे कह रहे हैं बाइंड्स द इंडिविजुअल्स, और अफराद को आपस में बांध देता है, इनटू इटरनल ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब है भाईचारा, ब्रदरहुड, भाईचारा। आप किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप मेरे भाई हैं, ख़त्म हो जाती है यहाँ पर बात। आप सऊदी अरब के हैं, ईरान के हैं, तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका में कहीं रहते हैं, रशिया में कहीं रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, कौन सी ज़बान बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये सारे मामलात ख़त्म कर दिए इस्लाम ने आके। मैं बोला हर कलमा गो आपका भाई है, बस ख़त्म हो गई बात। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही सोच लेके ज़िंदगी में चलता हूँ। मैं तीसरी बात सोचता ही नहीं हूँ। अपनी अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं तीसरी बात सोचता ही नहीं हूँ कि आपका ताल्लुक़ किस ज़बान से, किस सूबे से है, किस मसलक से है, किस मुल्क से है। आप कलमा गो हैं, आप मेरे भाई हैं, बस। आप नबी आखिरुज़्ज़मा को आखिरी नबी मानते हैं, आप मेरे भाई हैं। आप अल्लाह को मानते हैं, आप मेरे भाई हैं।
कुरान शरीफ को मानते हैं, आप मेरे भाई हैं, ख़त्म हो गई उसके बाद बात। जब भाई हैं तो फिर भाइयों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। टीचिंग्स का मतलब है तालीमात, ये भी नोट कर लीजिए। टीचिंग्स मतलब तालीमात। ठीक है भाई। इट्स टीचिंग्स पुट एन एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ कलर एंड रेस एंड बाइंड द इंडिविजुअल्स बता चुका हूँ, अफराद को कहते हैं, इनटू इटर्नल ब्रदरहुड, अबदी, ना ख़त्म होने वाला, ना टूटने वाला, मुस्तकिल भाईचारे में अफराद को बांध देता है ये। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है, एज टू वाई द थॉट्स, एक्शंस एंड कस्टम्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। यही वजह वो बोल रहा है, दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है, एज टू वाई द थॉट्स, सोच क्यों है ऐसी, एक्शंस, अमल क्यों है ऐसा, एंड कस्टम्स, और रस्म व रिवाज क्यों है ऐसे, ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स, इस सोसाइटी के, इस्लामिक सोसाइटी के, इस्लामी मुआशरे के लोगों के, इनकी सोच, थॉट्स कैसे हैं, इनको बताऊं। थॉट वर्ड निकला है थिंक से। थिंक का मतलब सोचना, थॉट्स ख्यालात, आगे फिर क्या उसने बोला है, थॉट्स, एक्शंस, एक्शंस मतलब अमल, एक्शंस मतलब अमल, कस्टम्स रस्म रिवाज, ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स, इसके अफराद के, हैव टू बी इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस मतलब मुताबिक, अकॉर्डेंस मतलब मुताबिक, किसके मुताबिक होने चाहिए, विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इस्लामी उसूलों के मुताबिक, प्रिंसिपल्स, उसूल। यहाँ पर याद रखिएगा एक दूसरा प्रिंसिपल भी होता है, स्कूल का प्रिंसिपल, उसमें ये होता है PAL, अगर ये आखिर में PAL हो तो ये स्कूल का प्रिंसिपल है, अगर PLE है तो ये इसका मतलब उसूल है। इस फ़र्क को ज़रा जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं और क्या बात इसमें की गई है। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स किनको कहते हैं, इनको कहते हैं कायदे, रेगुलेशंस को कहते हैं कानून, कायदे कानून। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा मतलब निकालूं तो इसका मतलब बनता है कायदे कानून। कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो हदें होती हैं, ये वो हदबंदियाँ होती हैं जिससे आगे आपको गुजरने नहीं दिया जा सकता। ठीक है भाई। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी आर फ्रेम्ड, जितने भी कायदे कानून इस्लामिक सोसाइटी के वो बनाए जाते हैं, जितने भी उसूल मुरत्तब किए जाते हैं इस्लामिक सोसाइटी के, जितने भी कायदे कानून, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन इस्लामिक सोसाइटी के बनाए जाते हैं, तो वो किस चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं, फ्रेम्ड। फ्रेम का मतलब तो वैसे दूसरा होता है, फ्रेम उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर आपकी एक्चुअल चीज़ आती है, इसको बाउंड्री कहते हैं। इस बोर्ड का फ्रेम देखें आप, ये इसकी बाउंड्री, इसका फ्रेम है। मेरे ग्लासेस का ये फ्रेम है, ठीक है, जिन्होंने इस चश्मे को पकड़ा हुआ है, इस बोर्ड को होल्ड करने वाला ये फ्रेम है। समझ में आ गई बात। तो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको जब फ्रेम किया गया, उनको रखा गया, तो किस चीज़ के अंदर रखा गया, वो फ्रेम क्या था, वो फ्रेम था इन द लाइट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लामी तालीमात के मुताबिक।
ठीक है भाई। अच्छा, आगे क्या बात हो रही है फिर? द इंडिविजुअल्स आर बाउंड टू लीड देयर लाइफ। द इंडिविजुअल्स आर बाउंड, इंडिविजुअल्स या अफराद जो हैं वो बाउंड हैं, उनको बाउंड कर दिया गया है, उनको मजबूर कर दिया गया है, उनको कैद कर दिया गया है। मजबूर कर देना, बाउंड कर देना कि भाई आपको आप करना क्या है। द इंडिविजुअल्स आर बाउंड टू लीड देयर लाइफ्स, कि अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लीड देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है इन कन्फर्मिटी विद द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट। इन कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का मतलब ये कन्फर्म का मतलब होता है मुताबिक। कन्फर्म मीन्स मुताबिक, मुताबिक, इसी से वर्ड निकलता है कन्फर्मिटी। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है? कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी विद द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब? अभी कोड ऑफ लाइफ देखा था, और ये गला मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, तबीयत थोड़ी सही नहीं है। और अभी हमने कोड ऑफ लाइफ को देखा था, इसको हमने कहा था ज़ाब्ता-ए हयात। ज़ाब्ता कानून को कहते हैं, हयात मतलब ज़िंदगी, ज़िंदगी गुजारने का कानून, ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल, इसको हम कहते हैं कोड ऑफ लाइफ, ज़ाब्ता-ए हयात। यह है कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है वतीरा। खालिस उर्दू में, उर्दू और आसान उर्दू में इसको कहते हैं चाल चलन। चाल चलन, किसी सोसाइटी के अंदर आपका चाल चलन कैसा है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका लोगों से मिलना जुलना कैसा है, क्या आप उस सोसाइटी के अंदर लोगों का ख्याल रखते हैं या उन्हें तकलीफ़ देते हैं, क्या आप सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर आगे से बढ़ बढ़ के ख़ुद से काम करते हैं या फिर आगे से बढ़ बढ़ के ख़ुद से तबाही करते हैं उस सोसाइटी की। इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो बच्ची की किसी शादी के सिलसिले में किसी जगह पर कोई आपके घर में रिश्ते के लिए आता है कि भाई हाँ आपकी बच्ची से हमें बड़ी पसंद आ गई, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, हम अपने लड़के के लिए जो है वो इसका रिश्ता चाहते हैं, तो आप सीधा बोलेंगे भाई आप ज़रा पहले हम आपके बच्चे का कोड ऑफ कंडक्ट तो पता कर लें, उसका कंडक्ट तो पता कर लें, उसका वतीरा तो पता कर लें, ज़रा उसका चाल चलन तो पता कर लें कि वो अपने इलाके में कैसा है, उसका मिलना मिलाना कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। देखिए सही तरह तकरीबन मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल्स आर बाउंड, इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनको बाउंड कर दिया गया है टू लीड देयर लाइव्स, कि वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें इन कन्फर्मिटी विद द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट, इस्लामी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक। आगे कह रहा है द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। फाउंडेशन का मतलब बुनियाद है। द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी मुआशरे की बुनियाद क्या है? वॉज लेट डाउन बाय आवर होली लास्ट प्रॉफिट, हमारे जो आखिरी नबी हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे के, इस्लामिक सोसाइटी के, वो जगह जहाँ पर मुसलमानों को रहना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि भाई आपने जब एक जगह पर रहना है, एक मुआशरा बनाना है, एक सोसाइटी बनानी है, तो आपने रहना कैसे है, आपने कैसे रहना है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया है पहले। ठीक है भाई। इस्लामिक सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज बाय डिवाइन प्रिंसिपल। इस्लामिक सोसाइटी का आगे बात की जा रही है फिर। इस्लामिक सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड, इस्लामिक सोसाइटी की दर्जाबंदी की गई है। कैरेक्टराइज मतलब मुख्तलिफ उसके हिस्से बनाए गए हैं। ठीक है, बाय द डिवाइन प्रिंसिपल, किन उसूलों के तहत हिस्से बनाए गए हैं। जैसे एक बड़ी कंपनी होती है, उसके डिपार्टमेंट होते हैं ना मुख्तलिफ। एक कंपनी के अंदर एक स्टोरेज डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं किसी कंपनी के या फर्म के। ठीक है, या किसी इंतज़ामिया के या ऑर्गेनाइजेशन के। स्कूल को ले लें तो वहाँ पर एक टीचिंग स्टाफ अलग होता है, एडमिन स्टाफ अलग होता है। ठीक है, तो इस्लामिक सोसाइटी को जो, तो ये क्या किया गया है, इन सबको, इनको कैरेक्टराइज किया गया है उनके काम के मुताबिक। इसी तरह इस्लामिक सोसाइटी को भी कैरेक्टराइज किया गया कि यहाँ पर आपने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को, इन पे अमल करना है। इस्लामिक सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज बाय द डिवाइन प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। अब ज़रा सुन लीजिए कि वो कैसे कैरेक्टराइज किया गया इस्लामिक सोसाइटी को। बाय द डिवाइन प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत की रेस्पेक्ट करनी है पहले इस्लामिक सोसाइटी के अंदर। जब देखें इंसानियत की रेस्पेक्ट की बात आ रही है ना,
तो फिर अब वो बात ख़त्म हो गई कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। नो नो, अगर आप एक सोसाइटी का, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर अगर आप हैं तो फिर क्या, बहैसियत इंसान आपको इज़्ज़त मिलेगी। जी, पहले ही दूसरी सोसाइटीज़ में आप देख लीजिए ऐसा नहीं होता। आप दूसरे मज़हब के हैं, दूसरे मुल्क के हैं, यहाँ पर आ गए तो आपकी खैर नहीं है। फिर इस्लामिक सोसाइटी ऐसा नहीं बोलती। मतलब इस्लामी माशरे के अंदर अगर आप इसके फ़र्द हैं तो आपको क्या होगा, आपकी रेस्पेक्ट, आपको इज़्ज़त मिलेगी, टॉलरेंस मिलेगा यहाँ पर। टॉलरेंस का मतलब होता है बुर्दबारी। इसको भी ज़रा मिटा के, ये वर्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं हमें। जब हम पढ़ते हैं ना, रीडिंग वगैरह करते हैं तो हमें सर पे से गुजर जाते हैं, यार पता नहीं बोला क्या है। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, और उसके बाद क्या है टॉलरेंस। इसको कहते हैं बुर्दबारी, खालिस उर्दू में बुर्दबारी, और इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं बर्दाश्त, और इसको कहते हैं ईसार। ईसार, बर्दाश्त या बुर्दबारी, सारे वर्ड लिख लूँ फिर इनका बताता हूँ। जस्टिस, इंसाफ को कहते हैं, जस्टिस, इंसाफ। इक्विटी, मसावात को कहते हैं, इक्विटी, मसावात। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, को का मतलब, ये को वर्ड जब भी आए ना इसका मतलब होता है मिलजुल कर, को एग्जिस्टेंस। पीसफुल, पीसफुल का मतलब होता है पुरअमन। ये पूरा ही लिख देता हूं मैं, पीसफुल, पीसफुल मतलब पुरअमन। को एग्जिस्टेंस, साथ रहना, साथ रहना। एग्जिस्टेंस वर्ड निकला है एग्जिस्ट से, इसका मतलब होता है मौजूदगी, मौजूद होना किसी का, मौजूद होना किसी का। तो को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। को मतलब मिलजुल के, एग्जिस्ट मतलब रहना, पीसफुल मतलब पुरअमन तरीके से एक साथ रहना। अब ये 4-5 वर्ड दोबारा बता दूं, इस पर वीडियो ख़त्म करते हैं। इस्लामिक सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिवाइन प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लामिक सोसाइटी में किस चीज़ का ख्याल रखना है, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। टॉलरेंस, आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। मतलब क्या, अगर थोड़ी बहुत आपस में आप साथ रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ तो होगी ना। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर आप एक जगह पे रहेंगे, आपके पड़ोसी हैं, आपस में आप देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ना, खटक पटक हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक फैमिली के अंदर भी लोग रहते हैं, भाई बहन होते हैं, वो भी आपस में लड़ जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर खटपट जो है वो चलती रहती है। तो इसी बात का कहा जा रहा है कि भाई साहब का आप सोसाइटी में रह रहे हैं ना, जब एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर, तो ये बात तय है थोड़ी बहुत जो है वो लड़ाई फड्डा फसाद, नाराज़गी, ये वो इख्तिलाफ ये होगा, तो आप ज़रा टॉलरेट रहिएगा। आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, बुर्दबारी होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, खैर है, आपके पड़ोसी ने पानी, घर धोया है, पानी आपके घर के आगे आ गया, कोई बात नहीं यार, आप साफ़ कर दो, आप हटा दो, आपका पड़ोसी तो है ना, क्या हुआ। हालांकि गलती उसकी है, पानी उसको ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन आपने बोला कोई बात नहीं यार, दिस इज़ टॉलरेंस, बुर्दबारी, बर्दाश्त। इसी तरह उस पड़ोसी के ऊपर भी लागू है कि यार वो भी अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो टॉलरेंस का मुजाहरा करे। जस्टिस, इंसाफ, इंसाफ होना चाहिए। इक्विटी, मसावात, बराबरी होनी चाहिए। इक्विटी, मसावात का मतलब होता है बराबरी। आप ये नहीं देखेंगे, आप जब इंसाफ करने जा रहे हैं तो आप ये नहीं देखेंगे कि आप, जो आपके पास लोग आए हैं उसका ताल्लुक़ किससे है। आपको अगर याद हो तो मैं बताता चलूँ, यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त थे, आपको पता होना चाहिए, खलीफा वक्त थे। उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस होते थे ना, उनको काजी कहा जाता था। एक यहूदी, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, एक यहूदी जो था उसने आपकी ज़िरा जो होती है, ज़िरा ये बांधते हैं,
ज़माने जंग में, ताकि ये हिस्सा जो है वो तलवार वगैरह के घाव से महफूज रहे। इसको ज़िरा कहते हैं। तो वो ज़िरा थी, तो वो उसने चोरी कर ली और उस पर दावा किया कि ये मेरी है। हज़रत अली खलीफा वक्त अदालत में पहुँचे, काजी ने बुलवाया, आपने दावा किया है कि ये ज़िरा मेरी है। यहूदी ने बोला नहीं, ये मेरी है। आपको कहा गया कि आप गवाह ले आइए। आप हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, इनको गवाह के तौर पर सामने ला। काजी ने बोला नहीं भाई, खून के रिश्तों की गवाही नहीं चलती। ज़रा सोचिएगा, आप खलीफा वक्त हैं, अपने वक्त के बादशाह हैं, ठीक है। तो हज़रत अली बावजूद हक पे होने के उस यहूदी से केस हार गए, बावजूद हक पे होने के। भाई कानून है, क्या करें, गवाह मैं नहीं पेश कर सका, वो झूठे सच्चे गवाह लेके आ गया, मामला हो गया, उन्हें हक में दे दिया उसको। अब वो यहूदी जब बाहर आया, उसने वो इतना मुतासिर हुआ, उसने बोला ये आपका जो निज़ाम है, हुकूमत है, मैं हैरान हूँ देख के कि ये क्या है, ऐसे कैसे मुमकिन है। उसने माजरत भी की, आपको ज़िरा भी वापस की और इस्लाम भी कबूल कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड इक्विटी, मसावात, बराबरी। वैसे तो ये जस्टिस की मिसाल है, इंसाफ की, लेकिन इक्विटी, मसावात भी इसमें आ जाता है। इंसाफ के सेंस में आ गया कि भाई बराबरी रखनी है, ठीक है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा वाला मामला नहीं करना। को एग्जिस्टेंस वगैरह का मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब जो चल रहा है इसमें सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उसमें होली कुरान सुन्ना है, ठीक है। आखिर में एक बात आपको करते चलूँ कि इसको पढ़ाना भी आसान नहीं है, ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ पढ़ाना आसान है, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपको बड़ा जो है ना अपने कंट्रोल हो के बड़ी मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन अगर आप ज़िद्दी हैं कि नहीं मैं सीखूँगा, मैं समझूँगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट में आप बैठते हैं, CSS के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं आप आगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।